दोस्तों, स्वागत है आज आपका एग्जाम क्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे 8 जून के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, अगर दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज क्या क्या घटनाएं हुई हैं कल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यूक्रेन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली खबर है। यूक्रेन का नोवा कखोवा डैम ब्लास्ट हुआ है। रसिया ने इस पे डैम में पे बम ब्लास्ट कर दिया है। केरला लॉन्चेस के फोन, ए गेम चेंजर फॉर फ्री इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विस। बैंक ऑफ बड़ौदा का आईसीसीडब्ल्यू फैसिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे। क्या है आईसीसीडब्ल्यू फैसिलिटी, अगले स्लाइड में। टाटा ग्रुप ने गुजरात में $1.6 बिलियन का ईवी बैटरी का प्लांट लगाया। वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए घटा दिया है। इंडियन हेलीकॉप्टर के लिए पीबीएन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है? न्याय विकास प्रोग्राम इंडिया का सोशल जस्टिस को बदलने की एक पहल लॉन्च की गई है। इसके बारे में बात करेंगे। है क्या न्याय विकास प्रोग्राम और किस तरीके से इंडियन के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए यह फायदा दे सकता है। महिर, इंडिया का मिशन साइंस और टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च को बढ़ाने का एक मिशन है। द पावर ऑफ वन थॉट, एक थॉट से अपनी माइंड और लाइफ को बदलने, ये बुक लॉन्च की गई है ब्रह्म कुमारी सीरीज के द्वारा। इसको देखेंगे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को था, इसके बारे में बात करेंगे। एम्स नागपुर ने नव एक्रेडिटेशन पाकर रचा इतिहास। इतने कम समय में नव एक्रेडिटेशन पाना थोड़ा काफी टफ टास्क है। एमवी इम्प्रेस, क्या है ये? चेन्नई से श्रीलंका तक इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है ये एमवी इम्प्रेस। ये भी लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट, जो कि यूक्रेन का नोवा कखोवा डैम ब्लास्ट हुआ है और यह किस तरीके से, इसके रीजन क्या क्या है और यह किस तरीके से सामान्य जनजीवन को और यूक्रेन को किस तरीके से प्रभावित करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन का नोवा कखोवा डैम ब्लास्ट हुआ, जिससे क्षेत्र में भारी बाढ़ और लोगों का पलायन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं ये भारी बाढ़ आने का कारण क्या है। यूक्रेन ने रसिया के डैम को तोड़ने का इल्जाम लगाया है। मतलब यूक्रेन ने कहा कि रसिया ने हमारा डैम ब्लास्ट किया है, जो कि साउदर्न यूक्रेन का रशियन कंट्रोल हिस्से में है। जो कि ये डैम था, ये साउदर्न यूक्रेन के रशियन कंट्रोल, मतलब रसिया ने वहां पहले से कंट्रोल कर रखा था, उसी हिस्से में था ये डैम। ठीक है, रसिया ने अटैक से इनकार किया है और ये कहा है कि कीव ने ही डैम को तोड़ा है। ठीक है, देखते हैं फिर आगे डैम का इतिहास क्या है। डैम 1956 में बनाया गया था कखोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंतर्गत, जिसमें एक और ये डैम डी नाइपर रिवर पे बनाया गया है। इस रिवर पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया है। इसका नाम है कखोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डी नाइपर रिवर पे है। और इसी रिवर पे एक बहुत बड़ा वाटर का रिजर्वायर बना गया है, जो वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। उसी डैम को जो है रसिया ने तोड़ दिया है। तो जब वो डैम टूट गया है तो वहाँ पे भारी मात्रा में बाढ़ आ गई है और वहाँ के आसपास लोग पलायन कर रहे हैं और वहाँ के जनजीवन को यह अस्त व्यस्त और त्रस्त कर रहा है। डैम जो है क्रीमिया पेनिनसुला को पानी देता है। ठीक है, जो कि 2014 में रसियन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, 2014 ये क्रीमिया जगह है, इस पर 2014 में ही रसिया ने कब्जा कर लिया था और यह डैम क्रीमिया पेनिनसुला को भी पानी देता है। और क्या करता है? जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी कूलिंग वाटर देता है, जो कि रशियन कंट्रोल में है। और जैपोरिजिया जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको कोई भी पावर प्लांट रहे उसके लिए कूलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो जो पानी आता है, बड़ी भारी मात्रा में पानी लगती है उसको कूलिंग करने के लिए, तो वो इसी नदी से आता था, जो कि इसी कखुआ डैम पे, वो नदी कखुआ डैम से ही पानी की आपूर्ति होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी प्रभावित हुआ। डैम का टूटना यूक्रेन और यूरोप की सेफ्टी, वाटर सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर सकता है, नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये जो डैम टूट रहा है, ये जो है पूरा इंसानियत पे एक खतरा है। ठीक है, वहाँ के यूक्रेन के लोगों के लिए और वहाँ से संबंधित आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए।
डैम का टूटना यूक्रेन और यूरोप की सेफ्टी, वाटर सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर सकता है। यूक्रेन का न्यूक्लियर ऑपरेटर क्या है, इनरगोटम, ने कहा है कि कखोवा रिजर्वायर में पानी का लेवल तेजी से घट रहा है, जो कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक खतरा है। ठीक है, यूक्रेन में जो ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल घट रहा है तो उसको कूलिंग मिलेगा नहीं, इसलिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जिससे एनर्जी जो जनरेट हो रही है या और भी जो क्रिया हो रही हैं वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब कूलिंग नहीं होगी तो उससे जो है उसकी फंक्शनलिटी प्रभावित होगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें कई सारे पॉइंट आ गए कि यूक्रेन का नोवा कखोवा डैम किस नदी पे स्थित है, तो है डिनाइपर नदी पे। यह डैम किस साल बनाया गया था, तो 1956 में बनाया गया था। ठीक है, इस डैम के से संबंधित कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो है ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट है। ठीक है, इस तरीके से इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है ताकि दोनों लोग इसको समझ सकें। ठीक है, आपको अगर पसंद आएगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर से इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं अगला, केरला ने क्या किया है। केरला लॉन्चेस के फोन, केरला ने क्या किया है, के फोन मतलब केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ये वहाँ की सरकार ने डिजिटलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी अच्छे कार्य कर रही है। केरला लॉन्चेस के फोन, एक गेम चेंजर फॉर फ्री इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विस। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है के फोन। तो केरला सरकार ने केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, उसको के फोन कहते हैं, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, इसको के फोन कहते हैं, लॉन्च किया है, जो कि गरीब लोगों और सरकारी ऑफिसेज और को फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो के फोन ऐसी योजना है जो कि गरीब लोगों को और सरकारी ऑफिसेज को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, के फोन एक ज्वाइंट वेंचर है केरला स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी KSITIL और केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक प्राइवेट पार्टनर का कंसोर्टियम भी सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से 2-3 संस्थाएं हैं जो कि के फोन को सपोर्ट कर रही हैं। के फोन का एम है ये है कि केरला में डिजिटल डिवाइड को कम करें और केरला को पहला स्टेट बनाया जाए जो इंटरनेट राइट को बेसिक राइट डिक्लेयर करे। मतलब इंटरनेट हर एक व्यक्ति की जो है बेसिक आवश्यकता होनी चाहिए, बेसिक आवश्यकता है, ये लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं के फोन के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों केरला वैसे ही डिजिटल साक्षर है और संविधान साक्षर भी है और ये इनिशिएटिव लेकर के वह और राज्यों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है। तो मेरे दोस्तों और देखते हैं, के फोन स्टेट के 30,000 से ज्यादा सरकारी इंस्टीट्यूशन और 14,000 FTTH। अब ये FTTH क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं मेरे दोस्तों। FTTH होता है फाइबर टू द होम। ठीक है, के फोन स्टेट के 30,000 से ज्यादा सरकारी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, 30,000 से ज्यादा सरकारी इंस्टीट्यूशन और 14,000 FTTH मतलब फाइबर टू द होम। एक मतलब फाइबर, टी मतलब टू, टी मतलब द, एच मतलब होम। फाइबर टू द होम क्या है, FTTH, फाइबर टू द होम कनेक्शन को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस देगा के फोन के जरिए, जो कि है इंड यूजर तक, जो जनता गरीब है या जो सरकारी ऑफिसर हैं उनको जो है इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ठीक है, के फोन से केरला में ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ई हेल्थ, ई बैंकिंग और दूसरी डिजिटल सर्विस भी इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बहुत जरूरी हुआ है क्योंकि अगर आप किसी राज्य का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं या नया पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं किसी राज्य में, लेकिन उस राज्य में इंटरनेट है ही नहीं, जो गरीब लोगों तक इंटरनेट पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो स्कीम उन लोगों तक जब नहीं जा पाएगी तो उन लोग वो स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से यह एक केरला का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके जरिए आम जनता, गरीब जनता तक यह इंटरनेट को पहुंचा रहे हैं।
के फोन सर्विस जो है और राज्यों के लिए रोल मॉडल की तरह काम कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि केरला ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है जिससे इंटरनेट को उन्होंने बेसिक राइट्स के कार्ड डिक्लेयर करने के लिए तैयारी किया है, तो वो है के फोन सर्विस। इस के फोन सर्विस के जरिए इंटरनेट कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, तो गरीब जनता तक और सरकारी ऑफिसेज तक। इस के फोन के लॉन्च होने से ई लर्निंग, ई गवर्नेंस और ई बैंकिंग और दूसरी डिजिटल सर्विस भी इनेबल होगी और जनता को उससे फायदा मिल सकता है और जनता जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकती है। के फोन में कितने सारी कंपनियां हैं? केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ साथ बीईएल का भी इसमें क्या है, इसमें मिल करके ये लोग सम्मिलित काम कर रही हैं, तब जाके के फोन की संस्था जो है चल रही है। के फोन के केरला के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये है इतनी सारी के फोन से इम्पोर्टेंट पॉइंट। और देखते हैं अगला पॉइंट क्या बता रहा है। अगले पॉइंट में है कि एक और डिजिटली जो है डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और भी एक टास्क किया गया है, वो देख लेते हैं क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ICCW फैसिलिटी यूपीआई से कार्डलेस कैश विड्रॉल करें। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब यूपीआई से आपके पास एटीएम नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एटीएम कार्ड होता है, अब उसकी जरूरत को बैंक ऑफ बड़ौदा खत्म कर रहा है। आप एटीएम पे जाएंगे, वहां पे अपने यूपीआई का नंबर डालेंगे और वहां से आपके कार्ड, आपका वहां से कैश एटीएम से निकल जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कस्टमर के लिए इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल मतलब ICCW इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च की है, जिससे वो किसी भी एटीएम से यूपीआई का यूज करके कार्ड के बिना पैसा निकाल सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। मतलब आपके पास कार्ड नहीं है, आपका एटीएम नहीं है, अगर एटीएम भूल गए हैं तो आप यूपीआई का प्रयोग करके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर ये स्कीम चल गई तो हो सकता है और सारे बैंक भी इस स्कीम को लॉन्च करें। अब ICCW फैसिलिटी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 8,000 से ज्यादा एटीएम और दूसरे बैंक के 10,000 से ज्यादा एटीएम पर अवेलेबल है। ठीक है, ये एक्शन में आ गई है। कस्टमर को भी यूपीआई ऐप जैसे भीम, बड़ौदा पे, गूगल पे, फोन पे इत्यादि का यूज करके एटीएम से स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके और अमाउंट और यूपीआई पिन इंटर करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप इस बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पहल के द्वारा बिना एटीएम कार्ड ले जाए यूपीआई का यूज करके आप इंटरनेट बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। और ICCW बिल्कुल सिक्योर फैसिलिटी है, कन्वीनियंट है और बिल्कुल पिन कार्ड कैरी करने की या याद रखने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से यह कार्डलेस पेमेंट को सपोर्ट कर रहा है और एक बहुत ही सिक्योर और रिलायबल सिस्टम बना रहा है, ताकि अगर आप एटीएम अपना भूल गए हैं या यूपीआई का यूज करके पैसा निकालना चाहते हैं तो आप इस फैसिलिटी का यूज करके पैसा निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये बड़े बड़े जो डिजिटली बदलाव हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा केरला में के फोन स्टार्ट हुआ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो स्कीम निकाली, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो हमें डिजिटली ट्रांजैक्शन की तरफ आकर्षित करी है। डिजिटली गवर्नेंस, ई लर्निंग, ये सभी चीज़ों की तरफ हमें हमारा ध्यान खींच रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। टाटा ग्रुप का गुजरात में 1.6 बिलियन का ईवी बैटरी का प्लांट डील हुआ है। ठीक है, टाटा ग्रुप जो है ईवी बैटरी का प्लांट लगाने जा रही है, कहाँ पे? गुजरात में। टाटा ग्रुप इंडिया का लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है और गुजरात में लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बनाने का आउटलाइन साइन किया है, जिसमें लगभग 130 बिलियन रुपीज मतलब 1.58 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी इन्वेस्टमेंट होगा, ये फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर ये फैक्ट्री जो है
किसी और स्टेट में लगती तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। अब ये फैक्ट्री जो है गुजरात में लगी है तो गुजरात के लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरे राज्यों के लोग वहाँ पे जो है पलायन करेंगे। तो और जो राज्यों की सरकारें हैं जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, वहाँ भी ऐसे प्लांट जो है लगने चाहिए, ठीक है, कि वहाँ की जो है वहाँ के लोग पलायन न करें और अपने राज्य में ही रह करके जॉब करें, इससे उस राज्य का विकास होगा। फैक्ट्री का एम यह है कि इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन को सपोर्ट करे और देश को बैटरी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है दोस्तों, ये जो है लिथियम क्या होता है, मोबाइल की बैटरी हो गई या कार की बैटरी हो गई, लिथियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है बैटरी के लिए। ठीक है, तो ये प्लांट उसी से संबंधित है। गुजरात में लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बना रहा है। ठीक है दोस्तों, वह यह इसी से संबंधित है। ठीक है, फैक्ट्री कहाँ बन रही है, सानंद नॉर्दर्न गुजरात में बनने जा रही है और इसकी इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 20 गीगावाट आवर यानी 20 GWH की होगी, जो कि सेकेंड फेज में बढ़ जाएगी। फैक्ट्री एक ज्वाइंट वेंचर होगा किसके साथ, टाटा की यूनिट कौन थी, अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन और गुजरात सरकार के बीच में एक करार हुआ है कि हम दोनों मिल करके गुजरात के सानंद में एक ईवी फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का भी योगदान है। ठीक है, इस तरीके से 3 कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड प्लस गुजरात गवर्नमेंट प्लस ये कौन सी, अगरतास। ठीक है, अगरतास, ये तीनों ने मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है और इसी वेंचर के अंतर्गत टाटा ग्रुप का 1.6 बिलियन का इलेक्ट्रिक ईवी बैटरी प्लांट डील गुजरात के सानंद में स्थापित होने जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है और ये आने वाले भविष्य के लिए हमें ऊर्जा के संकट से निपटने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। और जो हमारे पास जो बैटरी जो है अन्य देशों से आती है, जैसे कि आपका चाइना हो गया, तो इस तरीके से हम लोग बैटरी बनाने में क्यों आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि यह लिथियम आयन सेल फैक्ट्री होगी, इसीलिए हम लोगों के यहाँ बैटरी की कमी नहीं रहेगी। या लिथियम आयन से और जो भी इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस बनती हैं उनका हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। अब देखते हैं आगे कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कम किया है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से समाचार पढ़ रहे थे कि इंडिया की जीडीपी जो है इतनी हो गई, 7.1 हो गई, कोई कह रहा था 7.2 हो गई, वहीं पे जेपी मोर्गन कह रहा था कि 6.3 हो गई, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस करते रहते हैं देशों का, वो अलग अलग अपना डेटा दिए जा रहे थे। तो अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है जितना तेजी से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तुम लोग दिखा रहे हो उतना तेजी से वो हो नहीं रही है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिल करके इंडिया की जो एक्चुअल जीडीपी है वो कितनी होनी चाहिए उसका एक डेटा तैयार किया और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6.6% से 6.3% का कर दिया है। 0.3% का यहाँ पे गिरावट आई है। ठीक है मेरे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमिक कंट्री है, लेकिन राइजिंग इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और वीक पब्लिक फाइनेंस और स्लो वैक्सीनेशन पेस के चैलेंज के सामना करना पड़ रहा है। तो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बहुत बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, वीक पब्लिक फाइनेंस, स्लो वैक्सीनेशन और राइजिंग इन्फ्लेशन, इस तरीके की चुनौतियां भी हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो जीडीपी पहले फोरकास्ट किया गया था 6.6%, उतना न होकर के 6.3% हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, वीक पब्लिक फाइनेंस, स्लो वैक्सीनेशन और राइजिंग इन्फ्लेशन, ये सभी बढ़ती हुई जीडीपी को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह 6.6% से घट करके कम हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने 2022 के लिए ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक
को भी 3.8% से 4.1% बढ़ा दिया है। ये गलत है। जो कुछ एडवांस इकोनॉमी और चाइना की स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी का परिणाम है। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 7.2% से कम करके 6.4% पर कर दिया है। इसमें कोविड-19 का सेकेंड वेव और स्लो वैक्सीनेशन प्रोग्रेस का असर है। ठीक है। एडीबी पहले क्या कह रहा था? 7.2%। अब वो क्या कह रहा है? ये घट करके 6.4% हो गया है। और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है 6.3%। ठीक है। इस तरीके से एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है FY 2024 के लिए, उसको कितना का है? 6.3 से लेकर के 6.4% तक। ठीक है। इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जा रहा है कि बैंक ने, वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 2024 के लिए क्या गेस किया है या क्या प्रदर्शित किया है, तो है 6.3% से 6.4% तक। एडीबी ने 6.3% कहा है, 4% कहा है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने 6.4%। मतलब इन्हीं दो डेटा के बीच में यह जो है घूमता रहेगा। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। और चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या 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 है। अगला पॉइंट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। उस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। सूरीनाम का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द येलो स्टार है। ठीक है। जो कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट द्वारा वहाँ के लोगों को दिया जाता है। अवार्ड 1975 में स्टेब्लिश किया गया था, जो कि सूरीनाम ने नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की थी। ठीक है। सूरीनाम किस देश ने गुलाम बनाया था? तो नीदरलैंड ने। ठीक है। नीदरलैंड किस साल आज़ादी हुई थी सूरीनाम? 1975 में। ठीक है। किस देश से? नीदरलैंड से। ठीक है। नीदरलैंड भी कम नहीं है, सूरीनाम को जाकर गुलाम बना लिया। नीदरलैंड जहाँ पे एम्स्टर्डम है। अवार्ड का 5 क्लासेज हैं। ये 5 क्लासेज हैं अवार्ड की, आप देख लीजिएगा। इसमें यह है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। और सूरीनाम को नीदरलैंड ने गुलाम बनाया था। ये अवार्ड तभी से दिया जा रहा है 1975 से, जब सूरीनाम नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था, तभी से अवार्ड ये दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, फुल टाइम न वेस्ट करते हुए। इंडियन हेलीकॉप्टर के लिए पीबीएन का एशिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन किया। ये पीबीएन क्या है? देखिए हेलीकॉप्टर है ये। इंडियन हेलीकॉप्टर के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, पीबीएन मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, पीबीएन एशिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, जो कि विजिबिलिटी कंडीशन में सेफर और लो विजिबिलिटी कंडीशन में सेफर और एफिशिएंट फ्लाइट ऑपरेशन को इनेबल करता है। पीबीएन किससे संबंधित है? पीबीएन है परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, जो कि लो नेविगेशन में भी सेफर एफिशिएंट फ्लाइट ऑपरेशन को इनेबल करता है। ठीक है मेरे दोस्तों। पीबीएन क्या है? लो मतलब अंधेरा भी रहेगा ना, तब भी वह फ्लाइट एविएशन को वह कंट्रोल करेगा और ऑपरेशन जो भी है उसको अच्छे से इनेबल करेगा। इस तरीके का परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी है। डिमॉन्स्ट्रेशन को किसने कहा? पवन हंस लिमिटेड यानी PHL और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 जून 2023 को मुंबई की जूहू एयरपोर्ट पे किया था। इसका परीक्षण जो है 3 जून को मुंबई के जूहू एयरपोर्ट पे हुआ था दोस्तों। पीबीएन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और ऑनबोर्ड इक्विपमेंट का यूज करती है और एक्यूरेट और फ्लेक्सिबल फ्लाइट पाथ प्रोवाइड करने के लिए, जो कि फ्यूल कंजम्पशन, नॉइज इमिशन को भी कम करती है। इस तरीके से पीबीएन क्या हो गया? पीबीएन एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके लो लाइटिंग में भी एविएशन से संबंधित जो हेलीकॉप्टर का फंक्शन है वो काम करता है। और यह पीबीएन जो है यह
दो कंपनियों पवन हंस लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ज्वाइंट यह टास्क है, जो कि 3 जून 2023 को मुंबई में जुहू बीच पे इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह नेविगेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है पीबीएन। तो इस तरीके से यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए और सामरिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं न्याय विकास प्रोग्राम इंडिया का सोशल जस्टिस को बदलने वाली पहल। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देखते हैं क्या है न्याय विकास प्रोग्राम और इंडिया को सोशल जस्टिस को बदलने वाली पहल कैसे हो सकती है। दोस्तों इसमें पॉइंट लिए गए हैं, विभिन्न न्यूज़पेपर को से लिए गए हैं, सबका एक जगह यहाँ पे समरी बना करके रखा गया है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द हिंद हो गया, सबकी यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर के यहाँ पे रखी हुई है। इंडिया ने नव्य विकास प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो देश में सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए लीगल एड और एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है समाज के मार्जिनलाइज सेक्शन को। ठीक है, जो एवरेज लोग हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, या जो जिनके तक न्याय की सुविधा नहीं पहुंच सकती है, वहाँ पे यह न्याय विकास प्रोग्राम वहाँ पे उन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। प्रोग्राम का एम है कि लीगल एड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, ठीक है, लीगल सर्विस क्वालिटी और आउटरीच को बढ़ाए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रमोट करे, ठीक है, और लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट में प्रो बोनो लीगल सर्विस का कल्चर बढ़ाए। प्रोग्राम के 4 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? न्याय मित्र, टेली लॉ स्कूल लीगल एड क्लिनिक्स और स्टडी ऑफ लॉ स्कूल बेस्ड लीगल एड क्लिनिक्स। हर कंपोनेंट लीगल एड डिलीवरी और रिसर्च का कोई ना कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट फोकस करता है। इस तरीके से ये था न्याय विकास प्रोग्राम इंडिया का सोशल जस्टिस बदलने के लिए एक पहल की गई है मेरे दोस्तों। और चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में बढ़ने से पहले ये देखिए माहिर क्या है, इंडिया का मिशन साइंस और टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च को बढ़ाने के लिए एक मिशन है ये। ठीक, क्या है थोड़ा देखते हैं। माहिर एक नेशनल मिशन है जो एडवांस और हाई इम्पैक्ट रिसर्च को प्रमोट करता है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मतलब एडवांस रिसर्च को प्रमोट करता है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। माहिर कुछ एरिया में रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया और रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको सपोर्ट करने का काम यह जो माहिर है MAHIR, इस प्रोग्राम के थ्रू इनको सपोर्ट मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग से भी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो क्वांटम कंप्यूटिंग कहलाती है, उसको माहिर उसके अंतर्गत उसको सपोर्ट करता है। माहिर क्या है? माहिर कोलैबोरेशन भी फैसिलिटेट करता है रिसर्चर को, इंडस्ट्री को, एकेडमियों के बीच, और एक्सेस भी प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस तरीके से जैसे कोई इंस्टीट्यूट जो है किसी हाई रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित या क्वांटम कंप्यूटिंग संबंधित करना चाहती हैं तो वो माहिर के थ्रू अपने इस प्रोग्राम को कर सकती हैं, या उस हाई रिसर्च प्रोग्राम को करने के लिए क्या क्या फैसिलिटी है वह माहिर प्रोग्राम के जरिए उसे कांटेक्ट करके वो एडवांस रिसर्च कर सकती हैं। इस तरीके से यह जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें रिसर्च करना है तो माहिर के थ्रू किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों आगे देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। द पावर ऑफ वन थॉट, एक थॉट से अपने माइंड और लाइफ को बदलें। ये सिस्टर शिवानी है, ये वेल नोन कैरेक्टर है, वेल नोन फिगर है इनका, आप जानते ही होंगे इनको। द पावर ऑफ वन थॉट एक बुक है BK शिवानी के, जो स्पिरिचुअल गाइड और मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो सिखाते हैं कि कैसे अपने माइंड और लाइफ को मास्टर करें एक थॉट से फोकस करके।
ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से ये बुक इन्होंने लॉन्च की है। देखते हैं अगला पॉइंट। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है 7 जून को। ठीक है, वर्ल्ड फूड देख लेते हैं उसकी थीम क्या क्या है, क्योंकि ये थीम जो है पूछता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। मतलब इम्पोर्टेंट है, किसके किसके द्वारा? FAO प्लस WHO इस फूड एंड सेफ्टी डे को मनाता है को 7 जून को। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब इस साल का जो फूड सेफ्टी डे है उसका थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। इसका थीम ये है, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, ये थीम है। ठीक है, ये थीम इसका पूछता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या थी, तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। या किसके किसके द्वारा मनाया जाता, शुरुआत किया गया है? तो FAO और WHO के द्वारा। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट में क्या है? एम्स नागपुर ने नव एक्रेडिटेशन पाकर रचा इतिहास। एम्स नागपुर ये है, पढ़ते हैं कि क्या है नव एक्रेडिटेशन और कैसे रचा इतिहास इन्होंने। एम्स नागपुर ने नव एक्रेडिटेशन हासिल किया है, जो देश में पहले एम्स ऐसा है जो कि इसने जो है नव एक्रेडिटेशन जो है हासिल किया। ठीक है, अब नव क्या है? नव क्या है? नव नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या है? NABH। एन मतलब नेशनल, NABH यह क्या? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, समझ में आ गया NABH क्या होता है? तो लोग कहते हैं नव सर्टिफाइड है, तो उसका मतलब यही होता है। नव मतलब आकाश नहीं, जैसे नभ व्योम आकाश की पर्यायवाची होता है ना, वैसा नहीं। नव मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो क्वालिटी काउंसिल इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है। नव एक्रेडिटेशन एक हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला हेल्थ केयर सर्विस की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड का रिकॉग्निशन है। मतलब किसी हॉस्पिटल को या किसी संस्था को अगर नव एक्रेडिटेशन मिल जाता है तो क्वालिटी वाइज या ट्रीटमेंट वाइज काफी उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि यह A लेवल का सर्टिफिकेट होता है, एक्सीलेंट सर्टिफिकेट होता है किसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्स नागपुर ने नव एक्रेडिटेशन अपने शुरू होने के 3 साल से कम समय में ही पा लिया है, जो कि इसका एक अचीवमेंट है। ठीक है, एम्स नागपुर को क्लीनलीनेस और हाइजीन के लिए भी कायाकल्प अवार्ड भी लगातार 2 साल से मिल रहा है। मतलब ये एम्स नागपुर जो है काफी हाइजीन और क्लीन संस्था है, अस्पताल है, जिसको नव का एक्रेडिटेशन मिला है अपनी शुरुआत होने के 3 साल के अंदर ही। ठीक है, और नागपुर वैसे भी बहुत फेमस जगह है। क्यों? क्योंकि वहाँ के अपने मंत्री आते हैं, परिवहन मंत्री जो हैं वो आते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अपना RSS का मुख्य ऑफिस भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। नागपुर के संतरे भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, इस तरीके से नागपुर का अपना अलग ही इतिहास है, और वह एम्स नागपुर को एक यह नव का एक्रेडिटेशन देकर के भी एक अलग इतिहास बन गया है मेरे दोस्तों। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट में देखते हैं कि MV इम्प्रेस चेन्नई से श्रीलंका तक इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज बना है। इंटरनेशनल क्रूज तो ये पहला नहीं है, क्योंकि यह चेन्नई से श्रीलंका तक चलने वाला पहला है। पहला तो ये MV गंगा आपको पता ही है ना, जो गंगा से जो बनारस से लेकर आसाम तक चलता है और नेपाल भी बीच में पड़ जाता है। ये कौन सा बांग्लादेश, सॉरी, ये इसके बारे में भी MV गंगा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो भी इंटरनेशनल क्रूज ही है। क्या क्या उसका रूट है आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज और आयुष के यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV इम्प्रेस
फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, क्रूज सर्विस से चेन्नई में 17.21 करोड़ की लागत से बने इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का शुरुआत हुआ है। ठीक है, चेन्नई में जो है इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना हुआ है 17.21 करोड़ की लागत से, उसका भी उद्घाटन हुआ है, जो क्रूज टूरिज्म और मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाने के लिए किया गया। क्रूज सर्विस एक एमओयू का नतीजा है जो कि चेन्नई पोर्ट और एमएस वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए किया था। किसने चेन्नई और एमएस वाटरवेज लीजर टूरिज्म ने दोनों ने आपस में एमओयू साइन किया था, इसके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए। क्रूज सर्विस 3 श्रीलंकन पोर्ट किसको हनबनटोटा और ये कौन सा है, ट्रिंकोमाली और ये क्या है, कांकेसंतुरी को टच करेगी और 2 नाइट, 3 नाइट, 4 नाइट और 5 नाइट का टूर पैकेज प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बन जाता है कि ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए कौन सी क्रूज शुरू किया गया, तो वो है कि एमवी एक्सप्रेस नाम से क्रूज शुरू किया गया है। और ये चेन्नई में जो है इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है, जिसको जो कि 17.21 करोड़ की लागत से बनी हुई है। और यह 2022 में 2 कंपनियों ने किसने एक चेन्नई पोर्ट और वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने दोनों ने आपस में एमओयू साइन किया था, उसके बाद से ही यह स्टार्ट हुआ है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बन सकते हैं। मेरे दोस्तों इसको याद रखें और पढ़ें। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पढ़ाया वो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।